नमस्कार, अपना मगध में आप सभी का स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं कलकत्ता। कलकत्ता विक्टोरिया मेमोरियल में। जी हाँ, और यहाँ पहुँचने के बाद हमने जो तस्वीर देखी, वो तस्वीर देखने के बाद हमें मालूम हुआ कि यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारियाँ थी। आप देख सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेताजी की यह टोपी कहाँ पहनी थी। यूरोप में निष्कासन के दिनों में नेताजी ने यह टोपी पहनी थी। और नेताजी के कई ऐसे बातें, क्या क्या वो करते थे, क्या पहनते थे, किस तरह से उन्होंने आईएनए का गठन किया। नेताजी ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के स्वागत समिति के अध्यक्ष बने। आईएएस परीक्षा में उन्होंने किस तरह से बैठ करके टॉप किया। और ऐसी सारी कहानियाँ जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है, वो यहाँ पे दर्शाई गई है। आप देख सकते हैं कि आईए ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने किया था द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई के लिए, और अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने इस तरह से गठन किया। और देश के लिए बहुत ही बर्लिन में नेताजी 1941 में गए, वहाँ की ये तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है। और यहाँ पे आईएनए के जितने भी सिपाही हैं उनके साथ उनकी तस्वीर आपको दिख रही है। आपको दिखा दें कि यहाँ पे कुछ इंडियन फोर्स आईएनए के जवानों की पर्दे पे जिस तरह से वीडियो दिखाए जा रहे हैं। लोग यहाँ पे आएँ और इन्हें देखें, अपने देश के बारे में देखें। यहाँ से ये कंट्रोल किया जाता है, वो चीज़ें हैं और जो पर्दे को कंट्रोल करती है, इस वीडियो पे दिखाया जा रहा है। नेताजी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1938 में नेताजी के कांग्रेस अध्यक्ष पद ग्रहण की किस तरह से खुशी मनाई गई, यह बताया जा रहा है। नेताजी को भारतीय योजना का पथ प्रदर्शन क्यों माना गया, ये बताया गया है। सुभाष ने प्रतिष्ठान भारतीयों में से एक अलग ही सेना का गठन किया, इन्होंने इसके बारे में बताया गया। और इस तरह से पर्दे पे दिखाई गई उनका इतिहास काफ़ी अविश्वसनीय है। हम लोग देखते हैं और देखने के बाद बहुत ही काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में इस गन का प्रयोग किया गया था, जिस गन को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इसका नाम है एनफील्ड बंदूक कार्बाइन कैवलरी। प्रथम विश्व युद्ध में इसका इस्तेमाल किया गया था और इसी गन के बदौलत हो सकता है। आपको देख सकते हैं आप यहाँ पे इनकी तस्वीर, जिसमें ड्रेस पहने हुए हैं पहले के हिसाब से। किस तरह से यहाँ पे एकदम एक अलग ही झलक है इनके ड्रेस कोड का। आपको दिखा दें कि यहाँ पे तात्या टोपो को अचकन के साथ उनके सिर के केस रेशम एवं मसलम का कपड़ा है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की तस्वीर दिख रही थी आपको। आपको देख सकते हैं ये विक्टोरिया मेमोरियल की पूरी तस्वीर है, जो बाहर से दिखने पे ऐसा ही बिल्कुल नज़र आ रहा है। आपको अब अपनी तस्वीर में इसके साथ मैं साझा करूँगा। ओरिजिनल मॉडल है ये, डब्ल्यू इमर्सन के द्वारा ये बनाया गया था। उसी के तौर पे ये विक्टोरिया मेमोरियल तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं पहले की समुद्री किनारे की तस्वीर, यहाँ पे बताया भी गया है कि क्या तस्वीर है, इसकी क्या खासियत है, कि किस समय पे ये तस्वीर बनाई गई थी। आप देख सकते हैं विश्व युद्ध के लिए लोगों का रवाना होना ट्रेन से, किस तरह से रण क्षेत्र की ओर प्रस्थान 1878 में डब्ल्यू सी हॉर्सल के द्वारा अंकित के द्वारा करा जा रहा था। आप देख सकते हैं पूरी तरह से विक्टोरिया मेमोरियल के बाहर की तस्वीर। उस समय ये ओरिजिनल मॉडल है, कलाकृत किया गया था, इसके बारे में भी यहाँ पे दर्शाया गया है। नीचे हम देखने का प्रयास करेंगे किस तरह से जयपुर में प्रिंस ऑफ वेल का बाद में सम्राट एडवर्ड सप्तम 4 फरवरी 1876 के द्वारा हो गई थी। ये सब चीज़ें जयपुर में प्रिंस ऑफ बेल्म बाद में सम्राट एडवर्ड 4 फरवरी 1876 में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है क्योंकि लोग आएँ और देखने के बाद उनकी जानकारियाँ इकट्ठी करें, उनके बारे में पढ़ें, जानें, अपने इतिहास को जानें। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्रतिदिन वीकेंड के अवसर पे इन तरह के स्वतंत्रता सेनानियों को अपने बच्चों के अंदर डालें और इनके बारे में बताएँ। देखिए 1903 लॉर्ड एवं लेडी कर्जन का दिल्ली में राजकीय प्रवेश हुआ था, उसके बारे में दर्शाया गया था। आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे बोस को शौक था इन चीज़ों का, वो भी यहाँ पे दर्शाया गया है। काउंट नंबर C49 के तहत आप देख सकते हैं समुद्री मार्ग, समुद्र किनारे ये सारी चीज़ें थी उस समय, उसके बारे में भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। ये कोलकाता वेस्ट बंगाल की तस्वीरें, जो समुद्री तट पे पहले किस तरह से नाव रहा करते थे। आपको ये सारी चीज़ें मुर्शिदाबाद के तट की है, जो आप देख सकते हैं।
आप देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये नाव की मॉडल तैयार की गई थी उस समय, और किस तरह से हवा की लहरों से बचने के लिए तारों के सहारे इन चीज़ों को बनाया जा रहा था। आप देख, मॉडल ऑफ द ईस्ट इंडियन अलूमगीर, ठीक है, मर्चेंट शिप बनाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में एक अलग ही छाप छोड़ रही है। आप विक्टोरिया मेमोरियल में आएँ, यहाँ पे घूमें और इन चीज़ों को जानें, इन चीज़ों को अपने बच्चों में बताएँ, आने वाली पीढ़ियों को जागरूक करें कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस तरह से आज़ाद हिंद फौज की गठन, आईएनए की गठन किया द्वितीय विश्व युद्ध के लिए, और किस तरह से देख सकते हैं यहाँ की एक खासियत, ये एक अलग ही कलाकृति है यहाँ की चार दीवारियों की। यहाँ आने के बाद एक अलग सी ही खूबसूरती का, एक अलग ही शांति का माहौल क्रिएट होता है, और लगता है कि नहीं, हम वाक़ई में हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, वो एक अलग ही मिजाज के थे। शायद ही ऐसे लोग अब हमारे देश में दोबारा आ पाएँ। अब ये ज़िम्मेवारी हमारे ऊपर है। इस तरह की आपको देख सकते हैं कि आईएनए गठन हुई थी उस समय की ये ड्रेसेस थे जो अभी तक यहाँ पे सुरक्षित रखा गया है, हमारे युवा पीढ़ियों को जानकारी देने के लिए, बताने के लिए कि हमारे देश में ऐसे लोग हुआ करते थे। युद्ध के समय आप देख सकते हैं जापान में आईएनए के गठन के दौरान एक हमारे साथ में जो थे, जापान के नाम इनका तो सही से दिख नहीं पा रहा था, और क्योंकि शीशे पे है, तो आज़ाद हिंद फौज की तरह किस तरह से एक-एक चीज़ों को यहाँ पे श्रृंगार करके रखा गया है। आप देख सकते हैं कि आज़ाद हिंद फौज के जो सेना थे उनकी ऐनक यानी कि चश्मा रखा हुआ है यहाँ पे, और एक-एक चीज़ों को देखिए। आईएनए ट्रायल ओपन्स ऑफ रेड फोर्ट के लिए जो ट्रायल कर रहे थे उनके बारे में आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के तंबाकू के पाइप तक को यहाँ पे श्रृंगार करके रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है, ताकि लोग जानें पहले की बातों को, पहले किस तरह से लोग क्या-क्या किया करते थे, क्या-क्या रखा करते थे। आप ये तस्वीर देखिए, एक अलग ही तस्वीर है हमारे बोस जी का। और ये आईएनए का गठन जब हुआ था उसमें काफ़ी महिलाएं भी हिस्सेदारी निभाई थी। उन्होंने भी देश की रक्षा के लिए हाथों में बंदूक लिए थे। आज़ाद हिंद फौज में अपना योगदान देने के लिए लोग क्या करते थे, इस बारे में रानी झांसी रेजिमेंट में भर्ती करवा रहे थे। सिंगापुर में 4 जुलाई 1983 को CNN कैथ थिएटर में कौन सी इतिहास लगी थी। 2 जुलाई 1943 को नेताजी के आगमन पर आज़ाद हिंद फौज का उद्देश्य क्या था, ये सारी चीज़ों को बारीकी से यहाँ पे, बालक सेना क्या थी इसके बारे में बताया गया है। आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे आने के बाद आप देखोगे, चलो दिल्ली की योजना के तहत यहाँ पे दर्शाया गया चीज़ें, मतलब जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर और जितनी भी चीज़ें हैं, लेटर हो गए, पेपर वर्क हो गए, सारी चीज़ों को यहाँ पे बहुत ही अलग तरीक़ों से दर्शाया गया है। भारतीय समुदाय को नेताजी का अंतिम संदेश क्या था, ये बताया गया है। द इंडियन स्ट्रगल 1920 एंड 42 के बारे में बताया गया, जो इन्होंने लिखा था, क्या नेताजी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विषय में अपने अनुभवों और विचारों को लिखा करते थे, इसके बारे में बताया गया है। एक अजीब सी चीज़ यहाँ पे है, बहुत ही सुकून भरी चीज़ है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जिनको भी उलझन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ, 21 अक्टूबर 1943 को, ये भी यहाँ पे बताया गया है। आखिरी बार सुभाष चंद्र बोस को कहाँ पे देखा गया था, इसके बारे में बताया गया है। नेताजी को अंतिम बार कहाँ देखा गया था, नेताजी को अंतिम बार 18 अगस्त 1900 कुछ को देखा गया था, इसके बारे में बताया गया है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, 17 सेनानी का आईएनए के समय जब द्वितीय विश्व युद्ध में ये लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और देश को एक अलग ही आज़ादी दिलाने का एक अलग ही माहौल क्रिएट करके इन्होंने पूरे अंग्रेजी शासन को, नेताजी के पेशावर जाने की अपनी योजना कैसे बनाई, इन चीज़ों को ही बताया। मतलब उनकी सारी बारीकियों को बताया गया है, किस तरह से उन्होंने 1942 में अंतर नेताजी की पहचान के साथ बर्लिन पहुँचे और उन्होंने एक अलग पहचान बनाई, इसके बारे में भी बताया गया है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। महान स्वतंत्रता सेनानियों को सैन्य प्रशिक्षण के अलावा रानी झांसी रेजिमेंट में प्रशिक्षण के लिए किन पहलुओं का गठन किया गया, हर एक छोटी-छोटी बातों को भी दर्शाया गया। क्या आईएल भारतीयों के द्वारा दिए गए दान को गुप्त कहा, इस तरह की चीज़ों को दिखाया गया है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ सुभाष चंद्र बोस को ही यहाँ पर दर्शाया गया, नहीं, नेताजी ने जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के माध्यम से क्या घोषणा किया था, इसके बारे में बताया गया है। और नेताजी ने भारतीय समुदाय को भारत
भारत की आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने के देख समर्थन ले करने के ये लिए कैसे प्रेरित किया, इस बारे में बताया देख गया रहे है। हो ये? मतलब तो एक-एक बातों कैप्चर को करी थी, आज़ाद हिंद फ़ौज का स्मारक का वॉइस निर्माण ओवर क्यों करके। हुआ था, आप देख सकते हैं यहीं पे आज़ाद हिंद फ़ौज के द्वारा जितने भी लोगों को कैद किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, उन्हें यहाँ पे रखा गया था। इसके बारे में भी बताया गया है। आज़ाद हिंद फ़ौज के सैनिकों को अंग्रेज़ों ने कहाँ कैद किया था, आपको अभी जो दिखा उसी कमरे के अंदर यहाँ पे उन्हें कैद करके रखा गया था, दिल्ली के सलीमगढ़ में। नेताजी एक राष्ट्र, एक आत्मा के अमर प्रतीक हैं। इन चीज़ों को बताया गया है, बहुत ही बारीकी के साथ उनकी तस्वीरों को साझा किया गया है लोगों के बीच में। विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर बहुत ही खूबसूरत, जितना खूबसूरत बाहर से देखने में लगा, उतनी ही खूबसूरत अंदर आने के बाद जो पर्दे पे ये दृश्य दिखाया जा रहा है, इन चीज़ों के बारे में बताया गया। और जितनी खूबसूरती बाहर से तस्वीर लग रही थी महलों की, उतनी खूबसूरत बातें और उतनी ही खूबसूरत जानकारियाँ और रोचक जानकारियाँ यहाँ पे आने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमें मिलती है। हमारी युवा पीढ़ी को यहाँ पे आना चाहिए और ये जानकारी जाननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, ना कि आजकल के समय इधर से उधर व्यतीत करने से बेहतर है कहीं वाटर पार्क और पता नहीं कौन-कौन से पार्क में घूमने से बेहतर है कि हम लोग आएँ, यहाँ पे जानें, यहाँ की क्रेडिट्स को जानें और इन बातों को जान कर के हम अपने आने वाली पीढ़ियों, बच्चों को इन सारी चीज़ों के बारे में बताएँ। नेताजी को प्रभावित करने वाले महान संत कौन थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस वो महान थे। सुभाष चंद्र के आदर्श कौन थे? इसके बारे में बताया गया है। आपको स्वामी विवेकानंद ने सुभाष को किस प्रकार प्रभावित किया, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे सुभाष चंद्र बोस को प्रभावित किया किसी बात से, उसके बारे में बताया गया है। विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु किस खबर सही थी या नहीं खबर सही थी, इसके बारे में भी बताया गया है। क्या अंग्रेज नेता की हत्या की योजना बना रहे थे? अब नेताजी की हत्या की योजना अंग्रेज भी बना रहे थे, इसके बारे में भी बताया गया है। आपको कलकत्ता से बर्लिन की पूरी तरह से तस्वीर और नक्शे के द्वारा, एरो के द्वारा चिन्हित कर कर के बताया गया है कि यहाँ से जाने का सफ़र कितना किलोमीटर से कितना किलोमीटर तक का है। ये सारी बातें एक अलग ही चीज़ों बयान करती है कि अब हम लोग गूगल मैप के द्वारा चला करते हैं, पर यहाँ पे देखिए पहले लोग नक्शा लेकर के चलते थे। क्या आज़ाद हिंद सरकार की अपनी मुद्रा भी थी, इसके बारे में भी बताया गया है। आप देख सकते हैं उस समय आईएनए के जो भी थे सेना थे वो ये सब रखा करते थे अपने पास में। यह कटार किसकी है? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा आज़ाद हिंद फौज भंग किए जाने के बाद रास बिहारी बोस की ये जो थी कटर ये थी। उस समय जो वो आज़ाद हिंद ये समा आज़ाद हिंद फौज की विभिन्न सेनानियों की है, जो ऐनक लगाया करते थे उस समय। एक एक चीज़ आज़ाद हिंद के स्थायी सरकार के बैंकर कौन थे? बैंकर साथ ही बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, आप देख सकते हैं। ये तलवार भी है जो उस समय युद्ध में हमारे लिए उठे थे। इस तलवार का क्या महत्व है? भारत की संपूर्ण स्वाधीनता की दिशा में नेताजी के संघर्ष सम्मान में ये तलवार को उठाया गया था, इसके बारे में जानकारियाँ दी गई है। और ये एक-एक तस्वीरों को इतनी बारीकियों से रखा गया है और इस भवन जो अंदर आने का भवन की भी कलाकृति अजब है। सुभाष ने पहली बार हड़ताल का नेतृत्व कब किया, इसके बारे में बताया गया है। मतलब जो भी हमें जानकारी चाहिए बोस के बारे में, वो सारी जानकारी हमें यहाँ मिल जाएगी। भारत की आज़ादी के लिए विदेशी सहायता पाने के लिए क्या कुछ हुआ, उसके बारे में, भारतीय युद्ध बंदी की क्या जानकारियाँ थी, उसके बारे में है। भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा क्यों दिया बोस ने, इसके बारे में जानकारियाँ दी गई है। मांडले जेल में सुभाष चंद्र ने कैसा महसूस किया, इसके बारे में बताया गया है। जेल कैद के दौरान बोस ने अपनी क्या-क्या बातें लिखी, इसके बारे में भी बताया गया है। मतलब एक-एक चीज़ जो हमें जानकारी चाहिए, जिसकी हमें अपने जीवन में महत्व है, रखनी चाहिए, जिसकी जानकारी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बनाए अद्भुत तरीके से प्रदर्शित किए गए हैं। ये अद्भुत प्रदर्शित करने के बाद आप यहाँ पे आएँ, लोगों को दिलाएँ, अपने बच्चों को लाएँ, युवा को यहाँ पे आने के लिए जागरूक करें और ताकि हमें पता चले।